नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीईटी भर्ती 2024 से संबंधित राजस्थान जीके की क्लास में। तो हमारे 2000 प्रश्नों की सीरीज में 600 प्रश्न पूरे हो चुके थे। 600 से आगे प्रश्नों की बात करेंगे। तो 24वीं क्लास होने वाली है आज की। तो बात करते हैं आज के 25 प्रश्नों की। शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। ये सभी प्रश्न जो हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। बात करते हैं इनमें से। सबसे पहले, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? तो राजस्थान में जो पश्चिमी विक्षोभ है उनसे वर्षा होती है, उसे क्या कहते हैं? तो वर्षा होती है उसे मावठ कहते हैं। मावठ कहते हैं। और राजस्थान में उसे और भी क्या कहते हैं? तो उसे गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं। गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं। तो कौन से महीने में होती है? जुलाई अगस्त, अप्रैल मई, दिसंबर जनवरी, सितंबर अक्टूबर। तो पश्चिमी विक्षोभों के कारण हमारे राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है। शीतकाल में जो वर्षा होती है उसे मतलब कि मावठ कहते हैं, और दिसंबर और जनवरी में होती है। ये जो वर्षा है वो किन फसलों के लिए मतलब कि अच्छी है? चना और गेहूं के लिए। चना और गेहूं के लिए बहुत लाभदायक मतलब कि वर्षा होती है मावठ की वर्षा। जो क्या किससे होती है? जेट स्ट्रीम पवनों के कारण या पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है, जिन्हें राजस्थान में गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? तो राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान है वो किस नदी बेसिन का भाग है? चंबल, बनास, लूनी, माही। तो मालपुरा करौली का मैदान जो है वो किस नदी बेसिन का भाग है? तो ये हो जाएगा हमारे बनास नदी बेसिन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बनास नदी बेसिन का भाग है मालपुरा करौली। और जो नदी बेसिन है उनमें सबसे बड़ा नदी बेसिन बनास का है। राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है? तो बनास का है। नदी बेसिन ये हमारे बनास का है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? भाकर, पोराट, कीरवा, वागड़। तो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र जो है उसको कीरवा कहते हैं। उदयपुर में तस्तरीनुमा पहाड़ियां, उन्हें कीरवा के नाम से जाना जाता है, और क्षेत्र को कीरवा कहते हैं। और बात करें भाकर की, तो सिरोही में तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ, तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ जो हैं वो क्या कहलाती है? भाकर कहलाती हैं। अगला प्रश्न, पोराट का पठार। पोराट का पठार जो है वो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य का पठार, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य का पठार पोराट का पठार कहलाता है। वागड़ क्षेत्र हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र वागड़ कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा। तो अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में भूरी रेतीली कछारी मृदा का विस्तार नहीं है? राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें भूरी रेतीली कछारी मृदा नहीं पाई जाती? अनूपगढ़, डींग, खैरतल तिजारा, बीकानेर। तो कौन से जिले में भूरी रेतीली कछारी मृदा नहीं पाई जाती? बीकानेर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बीकानेर में नहीं पाई जाती। अनूपगढ़, डीग, खैरतल तिजारा, जयपुर, अलवर, इनमें ये मृदा पाई जाती है भूरी रेतीली कछारी मृदा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मागली बांध किस नदी पर स्थित है? जो मागली बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है? बांडी नदी, सोगड़ी नदी, काली सिंध नदी, कालीसील नदी। तो मागली बांध जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? सोगड़ी नदी पर। मागली बांध जो है सोगड़ी नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर है? पाली में। बागली बांध कहाँ है? जालौर में। सोगड़ी नदी पर बना हुआ है। बांडी नदी पर, ये लूणी की सहायक नदियां हैं दोनों, बांडी और सोगड़ी। बांडी नदी पर हमारे कौन सा बांध है? हेमावास बांध बना हुआ है। और बांडी नदी जो है रंगाई और छपाई के कारण सबसे ज़्यादा राजस्थान की प्रदूषित नदी है। काली सिंध नदी हमारे झालावाड़ क्षेत्र में है। काली सिंध और आबू के संगम पर हमारे झालावाड़ दुर्ग है। बाकी कालीसील नदी कहाँ है? आप कमेंट करके बताइए। कालीसील नदी है मतलब कि महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि इसके किनारे कैला देवी का मंदिर है। कैला देवी मंदिर स्थित है इसके किनारे। कहाँ पर स्थित है? कमेंट करके जल्दी बताइए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। नवलखा सागर झील किस जिले में स्थित है? नवलखा सागर झील कोटा, धौलपुर, उदयपुर, बूंदी। तो नवलखा सागर जो झील है वो किस जिले में स्थित है? बूंदी में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बूंदी में पड़ती है नवलखा सागर झील। और बूंदी जो है, बूंदी को क्या कहते हैं? बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। उदयपुर को जिलों की नगरी कहते हैं। उदयपुर में हमारे नवलखा बाग स्थित है। नवलखा महल स्थित है। नवलखा महल जो है वो स्थित है कहाँ पर? उदयपुर में। अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से जिले में नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत किए गए हैं? राजस्थान का कौन सा जिला है नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत आता है? डूंगरपुर बांसवाड़ा, कोटा झालावाड़, जालौर बाड़मेर, प्रतापगढ़ उदयपुर।
कौन सा जिला जो है नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत आता है? तो जालौर बाड़मेर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जालौर बाड़मेर जो है वो हमारे नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत आता है। नर्मदा नहर की हमारे राजस्थान में लंबाई है 74 किलोमीटर, और नर्मदा नहर से हमारे राजस्थान में फुहारा जो स्प्रिंकलर सिस्टम है, फुहारा पद्धति से सिंचाई होती है, स्प्रिंकलर पद्धति से सिंचाई होती है नर्मदा नहर परियोजना से। और नर्मदा नहर परियोजना की बात करें, नर्मदा नहर परियोजना जो है कितने राज्यों की है? ये 4 राज्यों की है। कौन कौन से? राजस्थान, गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र। 4 जिलों की संयुक्त परियोजना है नर्मदा नहर परियोजना। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र कोटा, सवाईमाधोपुर, डूंगरपुर, उदयपुर। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? हमारा हो जाएगा उदयपुर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उदयपुर। उदयपुर के बाद में कौन सा है? प्रतापगढ़। उसके बाद में कौन सा है? अलवर। ये जो है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले हैं। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्में हैं? जो चंबल और माही सुगंधा है वो किस फसल की उन्नत किस्में हैं? चना, सरसों, चावल, गन्ना। तो चंबल और माही सुगंधा जो है किसकी उन्नत किस्में हैं? तो ये हो जाएगी हमारे चावल की। चावल की उन्नत किस्में है चंबल, माही सुगंधा। तो दो और एक तो कावेरी और नरमा। ये जो है वो किसकी फसलें हैं? चावल की, मतलब कि अच्छी फसलें। इसके अलावा परमल ये भी हैं, इसके अलावा और भी हैं, परंतु मेन जो चंबल और माही सुगंधा और कावेरी ये प्रमुख हैं। अगला प्रश्न, रोहिल और सुहागपुरा इलाके में किस खनिज की खान है? रोहिल और सुहागपुरा, थोरियम, यूरेनियम, बेरिलियम, अभ्रक। तो रोहिल और सुहागपुरा जो है कहाँ पर स्थित है? ये दोनों हमारे सीकर में है। रोहिल खान जो है वो किसकी खान है? यूरेनियम की खान है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यूरेनियम की खान है रोहिल या सुहागपुर खान। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में मिनी एग्रो फूड पार्क कहाँ स्थित है? जो राजस्थान में मिनी एग्रो फूड पार्क है उसका विकास कहाँ हुआ? नीमराना, किलोट, निवाई, रानपुरा। तो राजस्थान में मिनी एग्रो फूड पार्क जो है वो कहाँ पर है? निवाई टोंक में। हमारे राजस्थान में मिनी एग्रो फूड पार्क जो है वो निवाई टोंक में स्थित है। बाकी बात करें हमारे तो रानपुरा कोटा में फर्स्ट जो है वो कौन सा पार्क है? एग्रो फूड पार्क है। फर्स्ट एग्रो फूड पार्क है कौन सा? तो रानपुरा कोटा में। सबसे छोटा भी यही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात क्या है? 928, 789, 943, 994। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात, आप सभी कमेंट कीजिए, चारों ऑप्शनों में से ही आंसर है। हम राजस्थान के लिंगानुपात की बात करें, ये हो जाएगा 928। 928 जो है वो राजस्थान का लिंगानुपात है। 994 जो है डूंगरपुर का ग्रामीण लिंगानुपात है 994। और 943 ये भारत का है। भारत का लिंगानुपात 943 है। राजस्थान और भारत के बीच में अंतर कितने का है? 15 का अंतर। ये भी पूछा गया है प्रश्न है, कितना का इन दोनों में अंतर है। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न कौन सा है? राजस्थान में प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? अमरसागर, देवगढ़, बीठली, अकल। प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? अमरसागर, जैसलमेर में। अमरसागर कहाँ पर है? जैसलमेर में। देवगढ़ प्रतापगढ़ में भी स्थित है हमारे पवन ऊर्जा परियोजना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रसाद योजना में कौन सा शहर शामिल नहीं है? जो प्रसाद योजना है उसमें कौन सा शहर शामिल नहीं है? बात करते हैं जयपुर, अजमेर, अलवर, उदयपुर। तो प्रसाद योजना में कौन सा शहर शामिल नहीं है? तो प्रसाद योजना में कौन सा शामिल है, ये हमारा एक क्वेश्चन हो जाएगा। प्रसाद योजना में कौन सा शहर शामिल है? नहीं है, मतलब राजस्थान का एकमात्र शहर शामिल है। राजस्थान का एकमात्र शहर शामिल है कौन सा? अजमेर। प्रसाद योजना में एकमात्र शहर शामिल अजमेर है। भारत की योजना है प्रसाद योजना, राजस्थान का एक ही शहर शामिल है इसमें। अगला प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भील कोर्ट की स्थापना किस वर्ष की गई? जो अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भील कोर्ट की स्थापना है 1850, 1839, 1841, 1858। तो अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भील कोर्ट की स्थापना कब की गई? तो ये की गई हमारे 1841 में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1841 में कहाँ पर की गई? खेरवाड़ा उदयपुर में की गई। और ये किसके शासनकाल में की गई? महाराणा सरदार सिंह के शासनकाल में। और बात करें इसकी, तो इसका गठन कब किया गया था? 1837 में इसका गठन किया गया था। ये प्रश्न भी पूछा गया है।
नेक्स्ट प्रश्न 616वां प्रश्न है। 1857 की क्रांति के समय बड़लू का युद्ध किन के बीच में हुआ था? मारवाड़ और आहुआ, मारवाड़ एवं कोठरिया, मारवाड़ एवं अरण्यवास, मारवाड़ एवं अशोक। तो 1857 की क्रांति के समय जो है वो हमारे बड़लू का युद्ध जो है वो किनके बीच में हुआ था? तो बड़लू का युद्ध हुआ था हमारे किसके बीच में? मारवाड़ और अशोक के बीच में। अशोक का संबंध कौन था? शिवनाथ सिंह, शिवनाथ सिंह अशोक, इसके बीच में और मारवाड़ के बीच में, मारवाड़ी सेना के बीच में हुआ था। शिवनाथ सिंह अशोक ने आत्मसमर्पण कर दिया था। ये कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1857 को ये युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना कहाँ की गई? सत्यार्थ प्रकाश कहाँ लिखा गया? अजमेर, उदयपुर, जयपुर, करौली। तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना कहाँ की गई? तो ये हमारी की गई उदयपुर में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उदयपुर के नवलखा महल में। नवलखा महल में, उदयपुर के नवलखा महल में हमारी किसकी किसकी मतलब की गई? सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई। और बात करें इसकी, तो ये इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो अजमेर से। इनकी मृत्यु के बाद इनका प्रकाशन अजमेर से 1889 में हुआ। 1889 में हुआ। और किसके द्वारा मतलब किसके की मतलब कि किससे किया गया? इनके द्वारा स्थापित वैदिक यंत्रालय, इनके द्वारा स्थापित वैदिक यंत्रालय प्रेस जो थी उसके द्वारा। और कब स्थापना हुई थी? 1880 में इसकी स्थापना हुई थी वैदिक यंत्रालय की। और 1889 में इसका प्रकाशन हुआ था। ये लिखी तो ये किस भाषा में लिखी? तो ये हमारे हिंदी भाषा में की गई थी, पर हिंदी भाषा में लिखी गई थी, परंतु इसका प्रकाशन हमारे संस्कृत भाषा में हुआ था। यह भी आपको याद रखना है, इसका प्रकाशन संस्कृत भाषा में हुआ था। नवलखा महल उदयपुर में इसका द्वितीय संस्करण लिखा गया। और बात करें तो जो वैदिक यंत्रालय है उससे मतलब कि इसका प्रकाशन किया गया। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है किसकी बरेली के जेल में अनुवांशिक यातनाओं के कारण, ये हमारे क्या है? अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हो गई थी। तो प्रताप सिंह बारट, केसरी सिंह बारट, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह प्रतीक। तो किसकी जो है वो मतलब कि अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हो गई थी? तो कौन था वो? तो आप आंसर कमेंट करके बताइए किसकी मतलब कि किसमें बरेली की जेल में अमानुषिक यातनाओं के दौरान मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्रताप सिंह बारट। प्रताप सिंह बारट की मृत्यु हो गई थी और इसे बनारस षड्यंत्र के तहत, बनारस षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार किया गया था। बनारस षड्यंत्र के आरोप में गिरफ्तार किया गया था किन्हें? प्रताप सिंह बारट को। केसरी सिंह बारट की बात करें, केसरी सिंह बारट को हजारीबाग जेल में रखा गया। हजारीबाग जेल जो है वो बिहार में है, यहाँ पर इसे रखा गया। और इनका मतलब किस किस षड्यंत्र में इनका नाम था? तो साधु प्यारेलाल हत्याकांड, साधु प्यारेलाल हत्याकांड। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, इसलिए याद रखना है आपको। और बात करें अर्जुन लाल सेठी की, जो अर्जुन लाल सेठी हैं उनका संबंध किस जेल से था? तो ये इन्हें बेलूर जेल में कैद किया गया था, बेलूर जेल में। और बेलूर जेल में किस लिए भेजा गया? निमेज हत्याकांड के कारण, निमेज या आरा कांड के कारण, निमेज या आरा कांड के कारण इन्हें किसमें? वेलूर जेल में भेजा गया था। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? अभी प्रश्न पूछा गया है, मतलब कि कल ही के पेपर में था, संस्कृत डिपार्टमेंट का जो पेपर हुआ उसमें प्रश्न था कि मेवाड़ प्रजामंडल के उपाध्यक्ष कौन थे। तो आप सभी कमेंट करके बताइएगा उपाध्यक्ष कौन थे मेवाड़ प्रजामंडल के। इन चारों ऑप्शनों में से आंसर है। तो बात करते हैं मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा, भूरेलाल बेया, मोहनलाल सुगाड़िया, बलवंत सिंह मेहता। मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष के रूप में कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता तो अध्यक्ष थे। और कल के पेपर में हमारे प्रश्न था इसके उपाध्यक्ष कौन थे? भूरेलाल बेया, इसके उपाध्यक्ष बनाया गया था। उपाध्यक्ष बनाया गया, जिन्हें किसके जेल में कैद किया था? तो हमारे सराडा जेल में। सराडा दुर्ग जो है वो मेवाड़ का काला पानी जिसे कहते हैं, वहाँ पर इन्हें कैद किया गया था भूरेलाल बेया को। और माणिक्यलाल वर्मा द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल का संस्थापन किया गया। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है रियासत में संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? तो रियासती विभाग है उसकी स्थापना कब की गई? 1946, 1947, 1952, 1956। तो रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? तो ये की गई हमारे 5 जुलाई 1947। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना सरदार पटेल द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा, भारत का लौह पुरुष जिन्हें हम कहते हैं, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। और इसके सचिव किसे बनाया गया? वीपी मेनन को, वीपी मेनन को इसके सचिव बनाया गया रियासती विभाग के। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है मंडोर के प्रत्यार वंश के मतलब कि शासक की वंशावली किससे प्रारंभ होती है? मंडोर के प्रत्यार वंश की वंशावली हरिश्चंद्र से, नागभट्ट से, रज्जिल से, कुकूक से। तो किससे वंशावली प्रारंभ होती है? वंशावली तो हमारे प्रारंभ होती है हमारे रज्जिल से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रज्जिल से प्रारंभ होती है।
परंतु हमारे हरिश्चंद्र जो था वो मंडोर के यहाँ प्रत्यार वंश के मतलब कि संस्थापक हैं, यहाँ पे मूल पुरुष हैं। और प्रत्यार वंश की 26 शाखाएं हैं, 26 शाखाएं हैं। और इनमें सबसे प्रतापी शासक माना जाता है मंडोर में नागपट प्रथम। नागपट प्रथम जो था वो प्रथम प्रतापी शासक था। इसने किसको राजधानी बनाया था? तो इसने मंडोर से मेड़ता को राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न, आमेर के राजा पारमल ने, पारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? तो आमेर का राजा पारमल जो था उसने अकबर की अधीनता 1585, 1563, 1562, 1563। तो अकबर ने मतलब कि अकबर की अधीनता सर्वप्रथम पारमल ने, प्रथम राजपूत शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी या मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी और उनके साथ वैवाहिक संबंध बनाए थे। कब? 1562 में। ये प्रथम मतलब कि राजपूत शासक था पारमल। ये आप प्रश्न कई बार पूछा गया है, ये भी आपको याद रखना है। और इसने जो है वो पारमल ने सर्वप्रथम अपनी पुत्री का विवाह किया था किसके साथ? अकबर के साथ। और 1567 में बिहारी मल ने मतलब कि 1567 में भी मतलब कि भगवंत दास ने इसकी अधीनता स्वीकार की थी। और पारमल को ही बिहारी मल कहते हैं। क्या कहते हैं? पारमल को ही बिहारी मल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अबू के परमार वंश के संस्थापक कौन थे? अबू का परमार वंश जो था उसके संस्थापक कौन थे? मूलराज, धर्मपाल, धूमराज, उत्पलराज। तो अबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? धूमराज। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। धूमराज जो था वो किसका? अबू के परमार वंश का संस्थापक था। और यहाँ की इसकी राजधानी किसने बनाई? इसकी राजधानी किसे बनाया गया? चंद्रावती को इसकी राजधानी बनाया गया था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, भड़नेर दुर्ग का निर्माणकर्ता कौन है? भड़नेर दुर्ग के निर्माणकर्ता राजा संप्रति, राजा मान, राजा भूपत, वीर नारायण। तो भड़नेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन है? राजा भूपत। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राजा भूपत द्वारा भड़नेर दुर्ग का निर्माण 3री ईस्वी में करवाया गया, 3वीं सदी में करवाया गया राजा भूपत द्वारा। और ये जो दुर्ग है वो घग्गर नदी के किनारे हैं। घग्गर नदी के किनारे कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर? हनुमानगढ़ में ये दुर्ग स्थित है। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। और बात करें इसकी तो ये जो है वो अभी जर्जर अवस्था में है, जर्जर अवस्था में है। पहले सबसे मजबूत दुर्ग माना जाता था, अभी तो ये खंडर या जर्जर अवस्था में है। अगली इसकी बात करें, वीर नारायण पवार द्वारा सिवाना दुर्ग का निर्माण करवाया गया। राजा संप्रति द्वारा सबसे प्रारंभिक हमारे कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण सबसे प्रारंभिक निर्माण करवाया गया। नौलक्खा बावड़ी की बात करते हैं। नौलक्खा बावड़ी कहाँ स्थित है? नौलक्खा बावड़ी उदयपुर, डूंगरपुर, कुंभलगढ़, झालावाड़। तो नौलक्खा बावड़ी जो है वो कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नौलक्खा बावड़ी जो है वो डूंगरपुर में स्थित है। और नौलक्खा मतलब कि नौलक्खा बावड़ी जो है डूंगरपुर में त्रिमुखी बावड़ी। इसके अलावा त्रिमुखी बावड़ी की बात करें, ये भी प्रश्न पूछा गया है। त्रिमुखी बावड़ी ये कहाँ पर है? ये हमारे स्थित है उदयपुर में। त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में है, नौलक्खा बावड़ी उदयपुर में है, सॉरी डूंगरपुर में है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इससे अलावा झालावाड़ में हमारे नौलक्खा दुर्ग भी स्थित है। झालावाड़ में नौलक्खा दुर्ग स्थित है। तो दोस्तों ये हमारे 25 प्रश्न थे जिसकी हमने आज की क्लास में बात की। 25 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न करेक्ट हो रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना। सीईटी का एग्जाम हमारे बहुत नज़दीक है, तो अच्छे से आप तैयारी करें और मिलते हैं ऐसे ही एक और नए क्लास के साथ। तब तक बने रहिए। धन्यवाद।